नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी। तमाम अहम खबरें पे हमारी नजर है, आगे दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले देहरादून लेकर चलते हैं जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम। आप लोगों ने अभी उनका सबका प्रेजेंटेशन देखा। अलग अलग क्षेत्रों में कोई कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, कोई सिंचाई के क्षेत्र में, और इकोलॉजी और इकोनॉमी दो चीज़ों का जो हमने समन्वय बनाकर ये तय किया है कि अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। उस कार्यक्रम के तहत आज सभी को यहाँ पर सम्मानित करने का एक अवसर मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे घुग्त्याल जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि घुग्त्याल जी से मिलूंगा, और आज ये जो है यहाँ इस कार्यक्रम में मिल गए। तो ऐसे अनेकों महानुभाव मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और ये जो आज सम्मान का कार्यक्रम रखा है, ये सम्मान का कार्यक्रम भी है और आप सबका प्रोत्साहन भी है और आप सबका उत्साहवर्धन भी है कि यहाँ से जो है आज आपका ये प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन हम लोगों ने इसलिए किया है कि जितनी तेजी से अभी तक आप काम कर रहे थे, अब और तेजी से काम करें, और ऊर्जा के साथ काम करें, और उत्साह के साथ काम करें, और उमंग आपके उसमें आए। मैं भी बैठे बैठे जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर, तो थोड़ा मेरे को जब बोल रहे थे हमारे कुतुब जी बोल रहे थे, फिर रंजीत सिन्हा जी बोल रहे थे हमारे, फिर रविशंकर साहब बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि एक के बाद एक जब एक बड़ी लिस्ट जो है हमारी 17 STG और इनको अलग अलग 4 क्षेत्रों में जो बांटा गया, उन सभी को व्यक्तियों और संस्थाओं को जब पुरस्कृत करने का जब आया, जब उनको सम्मानित करने का समय आया, तो थोड़ा और ऊर्जा आ गई। तब लगा कि वास्तव में बहुत अच्छा काम आप सबको द्वारा हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। जिन लोगों को भी यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलकीपर अवार्ड्स में, उन सभी विजेताओं को, निर्णायक मंडल को और आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के विकास के लिए आप इसी तरह सतत कार्य करते रहेंगे, मुझे पूरी आशा है। और स्वरोजगार के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत में भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे, मुझे आप सबसे ऐसी अपेक्षा है। और अभी बताया गया कि 17 UNDP के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों, वर्गों एवं संस्थाओं को पुरस्कार मिला है, वो प्रक्रिया आप सबने बहुत ही पारदर्शी, और इसमें रविशंकर जी हूँ जिनका अपना पूरा कालखंड सेवा का जो है बहुत ही शानदार रहा है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा, गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले जहाँ चाहे रिश्ते बनाए, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समर कूल, देश में बना देश का ब्रांड। डाइजिन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। अभी सरकार के मंत्रिमंडल की आज होगी कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकते हैं मोहर। बजट सत्र को लेकर भी मंत्रिमंडल में होगी चर्चा। राज्य विकास के संबंध में प्रस्ताव आने की संभावना। देहरादून में नियोजन विभाग के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। SDG गोलकीपर अवार्ड 2021 से किया गया सम्मानित। नियोजन विभाग के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में लोग कर रहे हैं काम। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या तोड़ रही रिकॉर्ड। 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के किए दर्शन। वहीं 4 धामों में अब तक 150 यात्रियों की मौत
उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति ने कैबिनेट मंत्री को किया सम्मानित। डॉक्टर धन सिंह रावत को मिला शौर्य सम्मान। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार प्रयोगों के लिए मिला सम्मान। देहरादून में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए डीजीपी अशोक कुमार। आला अधिकारियों के साथ की जाएगी कोऑर्डिनेशन बैठक। कांवड़ यात्रा को लेकर रोड मैप किए जाएंगे तैयार। और निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार। निर्जला एकादशी पर स्नान के लिए उमड़ी भीड़। लोगों की सुरक्षा को पुलिस अलर्ट। के सामूहिक प्रयास से आज हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम 4 सोपानों में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। इससे पूर्व अभी हम 14वें स्थान पर थे, फिर नए स्थान पर पहुंचे और आज पूरे देश में अग्रणी राज्यों में हमारी गणना हो रही है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को जिलों तथा पंचायत स्तर की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था भी की गई है। पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर अनिल जोशी जी जो हमारे पद्मश्री हैं, उनकी टीम ने और आईसीआई ने मिलकर कुछ ग्राम सभा क्षेत्रों में जो हमारे बड़े सीमांत के क्षेत्र थे, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया और उनकी कीमत बहुत कम थी। जब हम रविशंकर साहब उनको सोच रहे थे कि उनको सरकारी व्यवस्था से करवाते तो उसके लिए लंबी योजना बनती, पहले प्रस्ताव जाता, फिर डीपीआर बनता, डीपीआर बनने के बाद कई लेवल पर उसको चेक किया जाता और बनते बनते वो योजना करोड़ों में बनती और वो लाखों में ही 3 लाख रुपए में छोटे छोटे पुल बन गए और इतने शानदार पुल बने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लोग इसके लिए सोच रहे थे कि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कनेक्टिविटी मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मिले, उनको बहुत आसानी से वहां पर प्राप्त हो गए। तो मैं आप सभी संस्थाओं से और सभी महानुभावों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हम लोग क्या इस प्रकार का इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी माधव को भी देखा मैंने और अन्य लोगों को भी देखा, जैन साहब को भी देखा, तमाम लोग, मैं एक का नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग भी कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, नियोजन सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये भी एक व्यवस्था है, इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार एक व्यवस्था है और जब तक समाज का, संस्थाओं का, जन सामान्य का, सबका जब तक इसमें सहभाग नहीं होगा, जब तक उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब तक उनका उसमें योगदान नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें समग्रता को प्राप्त नहीं करती हैं। समग्र होने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं नेगी साहब, मैं कहता हूं जैसे मैं हूं यहां से बोल रहा हूं और बोलते बोलते क्या है, जब से ये दायित्व मुझे मिल गया तब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, जैसे आप लोगों के बीच में आया तो थोड़ा मैं लालची भी हो जाता हूं। अब लालची कैसे होता हूं? मुझे लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं और इनको मैं अभी प्रोत्साहन कर रहा हूं, उत्साहवर्धन कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम विकास के केंद्र पर पूरी तरह से विकास को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो, आप सभी को पता है G24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया का मुद्दा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता को प्राप्त करने का प्रश्न हो, और अभी मेरे को वो नौला और धारे, जिसके बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। बचपन से मैं देखता था कि जगह जगह पर खूब सारे नौले और धारे और साथ में छोटे जो है वो स्रोत, जिनको वहाँ की भाषा में बोलते हैं छ्यो बोलते हैं, जिसमें अंजुली उठाकर ऐसे पानी पीते हैं। सुरेखा जी आप नहीं देख पा रही हैं, उधर से इन्होंने कैमरा लगा दिया।
वो नौले और धारे तो सब जानते हैं ना। नौले बड़े होते हैं, धारे जो है हम लोग ऐसे पानी पी लेते थे, वहाँ कोई बीच में वो क्या बोलते हैं उसका केले का जो है वो डाल देते थे बीच बीच में, उसमें से पानी निकलता रहता था। वो तो हो गए हमारे धारे, और नौले हो गए जो चलते रहते हैं हर समय, मतलब 12 महीने चलने वाले। और स्रोत बोलते हैं जो स्रोत होते हैं छोटे, जिससे अंजुली से ऐसे पानी उठाते थे। तो आपने अभी बताया कि हमने पता नहीं कितनों पर काम कर दिया है। तो मैं जाता था बचपन में टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक, तो आज से लगभग 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटा था मैं। तो जगह जगह पर खूब नौले, खूब धारे, खूब छेव। अब देखता हूँ कि धीरे धीरे वो बहुत कम हो गए, तो मन को बड़ा कई बार कष्ट भी होता है। और जो भी लोग इस काम में लगे हैं कि इनका पुनर्जीवन कर रहे हैं, इनको दोबारा से इन स्रोतों को चार्ज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो है इस काम को बढ़ाएं। इसके लिए पिछले दिनों यहाँ पर इस चुनाव में जो पौधारोपण भी किया गया था चार्ज करने के लिए, अनिल जोशी जी ने यहाँ पर अपने जहाँ पर उनका वो है शुक्लापुर मॉडल है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत जो पानी, जो बरसात का पानी है, वो पानी वहीं पर रुक जाए और उससे जो है वहीं पर हम लोगों को कुछ न कुछ मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए हैं आस पड़ोस चारों तरफ से, बड़ा अच्छा वो है। उस सबको कहीं ना कहीं हम लोग अपना सकते हैं। और हम सरकार की तरफ से भी इन पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आज सम्मानित हुए हैं वो अपने अपने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्होंने अपनी बहुत ही अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं और प्लास्टिक बैग का विकल्प तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया है। कुछ हमारी बहनों ने उत्तराखंड की परंपरागत जो लोक कला है एपण, और मैं तो अक्सर जो है जहाँ भी जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, तो एपण सबको जो है एक भेंट में देता भी हूँ। तो निश्चित रूप से ये हमारी व्यवसाय की जो उत्कृष्टता है, इसके साथ साथ लगभग 400 से भी अधिक बहनों को इसमें रोजगार दिलाने का भी कार्य हो रहा है। कुछ युवाओं ने हमारे होम स्टे जैसी योजना को भी आधार बनाकर हमारे पर्यटन को मजबूती देने का भी काम किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और HIV जैसी जटिल चुनौतियों का समाधान भी खोजा है। यहाँ पर बहुत ही हमारे युवा जो सिद्धार्थ माधव है, जो छोटी सी उम्र में लीग से हटकर काम कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर कोविड जैसी महामारी के दिनों में इन्होंने केवल सरकार की सहायता की है, बल्कि ड्रोन जैसी तकनीकी का प्रयोग करके समाज के हितों का भी समाज के हित में काम करने का भी एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने रखा है। मैं सिद्धार्थ माधव को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में आपदा प्रत्येक वर्ष आती है, उसको लेकर हम सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर एक संस्थान जो आपदा के अनुसंधान के लिए एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला जाए, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतवर्ष के लिए काम आए, जिससे कि पहले से हमें कुछ पूर्वानुमान हमें मिल जाए कि कैसी आपदा आने वाली है। जैसे पिछले वर्ष जो 18 और 19 अक्टूबर को जो भारी वृष्टि हुई थी, और उससे पर अवार्ड की झलकियां आप देख रहे थे, जहां पर थोड़ी देर पहले सम्मानित किया गया और उसके बाद जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनकी तारीफ भी कर रहे थे, धामी संबोधित कर रहे थे। बहरहाल अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की आज कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। राज्य विकास के संबंध में प्रस्ताव आने की संभावना है। शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी और इसमें राज्य विकास के संबंध में प्रस्ताव आने की संभावना है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक, कई इसमें जो अहम प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा होगी।
उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार प्रयोगों के लिए दिया गया है। डॉक्टर रावत पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले यह सम्मान पद्मश्री जगत सिंह जंगली, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा आदि लोगों को मिल चुका है, जिन्होंने कई क्षेत्रों में नवाचार एवं विशिष्ट कार्य किए हैं। नवाचार जो प्रयोग उन्होंने किया है उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री को इस बार शौर्य सम्मान दिया गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत को शौर्य सम्मान से नवाजा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनेता को दिया गया है। बाकी अन्य जो लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें तो मिला है, लेकिन पहली बार किसी राजनेता को ये शौर्य सम्मान मिला। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। चकराता जनजातीय क्षेत्र के सहिया स्थित मंडी के समीप एक युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला है। लोगों ने इसकी सूचना राजस्व पुलिस को दी। वहीं बता दें कि राजस्व पुलिस के अनुसार उस समय युवक की सांसें चल रही थी। पुलिस द्वारा तत्काल युवक को सीएससी सहिया में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर विकास नगर पोस्ट मातम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को भी पकड़ा है। तो युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। युवक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इसके बाद लोगों ने वहां पर पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए। इसके बाद पुलिस ने जो संदिग्ध 2 हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। 10:30 बजे करीब एक मरीज आया था, तो उस समय वो जीवित था। लड़का 18 साल का विक्की नाम से था। तो मेरे जिन डॉक्टरों ने इसका इलाज किया था उन्होंने बताया कि उस समय जब लाया गया तो उस समय जीवित था, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद उन्होंने उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद जैसे ही 108 बुलाई, 108 में जैसे शिफ्ट कर रहे थे उसके बाद उनके वाइटल्स एकदम से डाउन हुए सारे और उनकी डेथ हो गई। 10:30 जो सैया क्षेत्र है इसमें एक शव प्राप्त हुआ है और लोगों ने इस बात की आशंका जताई कि इसका जो है मर्डर हुआ है। तो इसलिए लोगों के द्वारा यहाँ पर जाम लगाया गया था, बॉडी को रोका गया था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती इसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो आम लोगों की निशानदेही पर 3 लोगों को अभी फिलहाल राजस्व पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल मुकदमा लिखा जा चुका है, आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन। देहरादून भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के बाद श्री दरबार साहिब में माथा टेका व श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं श्री दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने भी विंग कमांडर विक्रांत उनियाल को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं थी। आपको बता दें कि विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने 15 अप्रैल को पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से अपना अभियान शुरू किया था और 21 मई को एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। और आज है निर्जला एकादशी, यानी ऐसी एकादशी जिस पर बिना जल ग्रहण किए ही व्रत रखा जाता है। इस मौके पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु मां गंगा के निर्मल जल में स्नान कर पूजा और दान कर रहे हैं। देश के कई स्थानों से आए श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने आप को तृप्त महसूस कर रहे हैं और मानते हैं कि गंगा स्नान से उनको सुख की अनुभूति होती है। तो वहीं निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान करके हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और पूरा मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। जोन की व्यवस्था एएसपी स्तर के अधिकारी देख रहे हैं।
जगह तो जी हरिद्वार में किया है हमने स्नान। क्या महत्व मानते हैं स्नान करने का? क्या लाभ मैं होगा? इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ी एकादशी होती है ये, व्रत में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसमें भीम ने की थी ये हम लोग नहाने आए हैं राजस्थान से, नागौर जिले से। क्या महत्व मानते हैं? गंगा स्नान करने का क्या लाभ होगा? हमारे बुजुर्गों की आत्मा को शांति मिलती है, पूरे जो कर्म किए हुए हैं वो उनको माफ़ किया जाता है, इस वजह से हम लोग आते हैं। कल का जो दिन गया था भागीरथी माता का प्राकट्य दिवस था और आज का आज का है निर्जला एकादशी। भीम जी महाराज ने जो है पांडवों के साथ जुड़ा हुआ एकादशी है। इसके करने से जो है अथाह और अक्षय फल प्राप्ति होती है और वो भी गंगा जी का तट मिले, गंगा मैया का स्नान मिले, गंगा भगवान के साक्षात चरणों का जल है, विष्णु के चरणों का जल है। तो इसमें स्नान का, इसमें यहाँ दान, यहाँ यज्ञ, यहाँ आने का और दर्शन करने से ही, नाम लेने से ही हर गंगे पाप विनाशी होते हैं। पौराणिक महत्व तो है हमारा, उसमें साल भर में नहीं कर पाते, वो एक निर्जला एकादशी का 12 महीने की। टोटल मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, जिसको एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर देख रहे हैं, 16 जोन और 38 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। प्रॉपर ड्यूटियां लगी हैं, हाईवे प्रॉपर चल रहा है। टोटल मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, जिसको एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर देख रहे हैं, 16 जोन और 38 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। प्रॉपर ड्यूटियां लगी हैं, हाईवे प्रॉपर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 17,98,482 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं, जहां अभी तक 6,09,695 तीर्थयात्री बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं चार धामों में अब तक 150 यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस के आला जो अधिकारी हैं उनके साथ उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी, जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अपना रोड मैप साझा करेगी, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी यात्री और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सभी राज्य आपस में समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। कि हमारा मोटो है मित्रता, सेवा, सुरक्षा। तो हम तीनों इन जो हमारे वो हैं, सुरक्षा प्रदान करना, सेवा करना, जिसको नीडी है उसकी हेल्प करना, सहायता करना, मित्रवत व्यवहार करना, ये सब हमने अपने मोटो में शामिल किया है। कहीं ना कहीं हमने उसको खाकी में इंसानियत का भी नाम दिया है। तो सब जगह हमारे पूरा प्रयास रहता है और आप देख ही रहे हैं कि चाहे सिविल पुलिस हो, चाहे टूरिस्ट पुलिस हो, चाहे एसडीआरएफ हो, सब जगह जहां भी हमें मौका मिलता है हर रूप में हर तरह से यात्रियों की मदद की जा रही है। जितना लाइफ बचाया जा सकता है वो बचाया जाता है और बाकी तो कांवड़ यात्रा भी है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी अशोक कुमार ने तमाम जानकारियां दी हैं। कोऑर्डिनेशन बैठक होगी, जो आसपास के राज्य हैं इनमें इनसे चर्चा की जाएगी, ताकि जो लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं, गंगा का जल लेने आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उन लोगों पर भी नजर रखी जा सके और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। एक तरफ चारधाम यात्रा भी है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या पहुंचे, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। उत्तराखंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में है। आगामी 11 जून को नीति घाटी में विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम एवं छात्र छात्राओं के बीच निबंधन, पेंटिंग, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता को आयोजन कर आम जनमानस को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जून 2022 को मल्लारी ग्राम में एक शिविर आयोजन कर रहे हैं। ये जो शिविर है ये विधिक साक्षरता शिविर है। इसमें हमारे जो एक्शन प्लान है इस महीने का, उसमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। सर्वप्रथम तो ट्राइबल राइट्स है।
तो चूंकि ये जो रीजन है ये पूरा हमारा ट्राइब से बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पर ट्राइबल राइट्स की जो जानकारी है वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। तो सचिव विधिक सेवा ने जानकारी दी है कि जो प्रतियोगिता है वो किस तरीके से होगी। आपको बता दें कि खास प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम फैलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। 11 जून को विधिक साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिसमें तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में भी आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अप्रैल महीने में आग लगने की 132 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 79 जंगलों में आग लगने की घटनाएं दर्ज हैं। जनवरी से अगर हम आंकड़े लेते हैं जैसे इस वर्ष के, तो टोटल तो हमारे हो गए हैं 278 फायर केस हुए हैं। अगर हम बात करते हैं फायर सीज़न जब हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल से अगर स्टार्ट करते हैं तो 79 हमारे फॉरेस्ट के हैं और अन्य में 53 हैं, 53। मई में हैं फॉरेस्ट के 16 केसेस हैं और अन्य में हैं 37। तो इस तरह से लगभग मिला करके जनवरी से अभी तक 278 केस। तो इसके साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।